इतिहास के पन्नों में कई युद्ध लिखे गए हैं, कई क्रांतियां दर्ज हैं, लेकिन आज से 2500 साल पहले मगध की धरती पर एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जो हथियारों से नहीं बल्कि एक ब्राह्मण की शिखा और उसकी बुद्धि से लड़ा गया। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सत्ता के नशे में चूर अहंकारी राजा ने एक ज्ञानी के आत्मसम्मान को अपने पैरों तले रौंदने की धृष्टता की है, तब तब उस साम्राज्य का भूगोल, इतिहास और वंश तीनों मिट्टी में मिल गए हैं। अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे बालक विष्णुगुप्त ने अपने पिता आचार्य चाणक्य के बलिदान के बाद तक्षशिला की तपोभूमि में ज्ञान, कूटनीति और राजनीति की सर्वोच्च शिक्षा हासिल की। लेकिन अब समय आ चुका था उस महासंग्राम का, जिसकी नींव पाटलिपुत्र के राज दरबार में रखी जाने वाली थी। एक ऐसा अपमान जिसने शांत बैठे एक शांत शिक्षक को महाकाल के रूप में बदल दिया। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम उस महान गाथा के अंदर उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे खुली हुई छोटी के साथ चाणक्य ने मगध साम्राज्य की नींव हिला दी, कैसे उन्होंने जंगलों की खाक छानते हुए भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, और कैसे एक साधारण से चरवाहे बालक को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए तक्षशिला की सबसे कठिन भट्टी में तपाया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप इतिहास के उस अध्याय को जीने जा रहे हैं जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। साल था ईसा पूर्व 326। यूनान का विश्व विजेता सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपनी अजेय सेना के साथ भारत के द्वार पर दस्तक दे चुका था। गांधार और तक्षशिला की सीमाएं कांप रही थीं। भारत के छोटे छोटे राजा अपनी आपसी दुश्मनी और अहंकार के कारण एक एक करके सिकंदर के सामने घुटने टेक रहे थे। राष्ट्र के इस घोर संकट को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में बैठे आचार्य चाणक्य अपनी दूरदर्शी आंखों से देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर भारत के इन छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में नहीं बांधा गया तो ये पावन भूमि हमेशा के लिए विदेशी आक्रांताओं की गुलाम बन जाएगी। और पूरे आर्यावर्त भारत में केवल एक ही ऐसा साम्राज्य था जिसके पास सिकंदर को रोकने की शक्ति थी। वह था मगध साम्राज्य। मगध, जिसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 लड़ाकू हाथियों की एक ऐसी विशाल सेना थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। इसी उम्मीद के साथ फटे हुए सूती वस्त्र पहने, हाथ में एक साधारण सी लाठी लिए और चेहरे पर राष्ट्रभक्ति का तेज ली, आचार्य चाणक्य तक्षशिला से पैदल चलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। लेकिन जब वो धनानंद के महल में दाखिल हुए तो वहां का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। राजा धनानंद मदिरा के नशे में धुत था। प्रजा बाहर टैक्स के बोझ से मर रही थी और राजा अपने दरबारियों के साथ जुए और अश्लील नृत्य में व्यस्त था। चाणक्य ने जब यह देखा तो उनका खून खौल उठा। वे जानते थे कि एक राजा को जगाना इस समय राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है। वे बिना किसी औपचारिकता के सीधे धनानंद के सिंहासन के सामने जाकर खड़े हो गए और उनकी कड़कती हुई आवाज पूरे राजदरबार में गूंज उठी। चाणक्य गंभीर और बुलंद आवाज में, महाराज धनानंद, अपनी विलासिता के इस झूठे आसन से उठिए, अपनी आंखों से मदिरा का ये पर्दा हटाइए और देखिए, राष्ट्र पर मौत के काले बादल मंडरा रहे हैं। यवन सम्राट सिकंदर भारत की सीमाओं को लांघ चुका है। पुरुराज पोरस का साम्राज्य खतरे में है। अगर आज मगध ने अपनी सेना खड़ी नहीं की, अगर आज आर्यावर्त के राजा एक झंडे के नीचे नहीं आए, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। उठिए राजन, और अपनी सेना को राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पर भेजिए। चाणक्य की यह कड़वी और सच्ची बात सुनकर धनानंद का अहंकार आहत हो गया। उसे लगा कि एक मामूली दरिद्र ब्राह्मण उसके भरे दरबार में आकर उसे उपदेश दे रहा है। धनानंद जोर से ठहाका मारकर हंसा, लेकिन उस हंसी में क्रूरता थी। धनानंद अहंकार और तीखे स्वर में, मूर्ख भिक्षुक, एक दरिद्र ब्राह्मण की यह मजाल कि वह मगध के सम्राट महापद्मानंद के पुत्र धनानंद को राजनीति और युद्ध सिखाए। तेरी औकात क्या है? 2 वक्त की रोटी के लिए दान पर जीने वाले ब्राह्मण, तू जाकर वेद मंत्र पढ़। ये साम्राज्य चलाना और युद्ध लड़ना क्षत्रियों का काम है। मगध की सेना इतनी विशाल है कि सिकंदर का नामो निशान मिटा दे। सैनिकों,
इस बदसूरत और उद्दंड ब्राह्मण को इसकी छोटी से पकड़ो और घसीटते हुए महल की सीढ़ियों से बाहर फेंक दो। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह संपूर्ण ज्ञान का, शिक्षा का और एक देशभक्त के दिल का अपमान था। चाणक्य पत्थरों पर गिरे, उनके शरीर से खून टपकने लगा, उनकी शिखा खुल गई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की शिखा का खुलना उसकी मृत्यु के समान माना जाता था। पूरे दरबार के सैनिक और दरबारी झरोखों से झांक कर हंस रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। चाणक्य धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने शरीर की धूल नहीं झाड़ी, उन्होंने अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया, अपनी उंगली सीधे धनानंद के सिंहासन की तरफ उठाई। उस वक्त उनके चेहरे पर ऐसा भयंकर तेज था मानो साक्षात रुद्र अवतार ले चुके हों। उनकी आवाज में इतनी गड़गड़ाहट थी कि महल के झूमर हिलने लगे। चाणक्य क्रोध की पराकाष्ठा में दहाड़ते हुए, धनानंद सुन ले, तूने आज मेरा नहीं, इस राष्ट्र की मिट्टी का अपमान किया है। तुझे अपनी इस विशाल सेना, इस राजकोष और इस सिंहासन पर बहुत घमंड है ना? तो सुन, एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। अगर मेरे पास मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, तो मैं तेरे जैसे 100 शासकों को मिट्टी में मिला सकता हूं। आज इस भरे दरबार में देवताओं को साक्षी मानकर मैं यह भीषण प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपनी इस शिखा छोटी को तब तक गांठ नहीं लगाऊंगा जब तक तेरे इस झूठे घमंड को चूर चूर करके, तेरे इस पापी नंद वंश का समूल नाश करके मगध की इस पावन गद्दी पर एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा को नहीं बैठा देता। याद रखना धनानंद, तेरे अंत की उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। महल से निकलने के बाद चाणक्य जानते थे कि केवल गुस्से से धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को नहीं हराया जा सकता। धनानंद के पास लाखों की सेना थी, जबकि चाणक्य के पास सिर्फ उनका मस्तिष्क था। उन्हें एक ऐसे औजार, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे कच्चे लोहे की जरूरत थी जिसे तपाकर वो एक अजेय तलवार बना सके। वे एक ऐसे बालक की खोज में निकल पड़े जिसके अंदर नेतृत्व के गुण पैदाइशी हों। महीनों तक भटकने के बाद एक दिन चाणक्य मगध के ही एक सुदूर ग्रामीण इलाके के पास से गुजर रहे थे। वहां एक खुला मैदान था और कुछ चरवाहे बच्चे खेल रहे थे। चाणक्य थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए और उन बच्चों के खेल को देखने लगे। वह खेल कोई साधारण खेल नहीं था, उस खेल का नाम था राजकीलम। चाणक्य ने देखा कि जो बालक सिंहासन पर बैठा था उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी, उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और उसकी आवाज में एक राजा जैसी कमांड थी। खेल खेल में ही सही, 2 बच्चे एक फरियाद लेकर उस बाल राजा के पास आते हैं। पहला बालक फरियादी, महाराज, इस चोर ने मेरी गाय चुरा ली है और अब यह मानने को तैयार नहीं है, कृपया हमें न्याय दीजिए। बालक चंद्रगुप्त अपनी लकड़ी की तलवार को जमीन पर ठोकते हुए रौबीली आवाज में, शांत, हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अपराधी बालक की तरफ देखकर, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारी नजरें नीचे हैं। एक सच्चा चरवाहा कभी अपनी गाय के सामने नजरें नहीं चुराता। तुम्हारी देह भाषा बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सैनिकों, इस दोषी को कारागार में डाल दिया जाए और फरियादी को उसकी गाय वापस की जाए। वॉयस ओवर, वीओ। पेड़ के पीछे खड़े आचार्य चाणक्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। एक छोटा सा लड़का जिसने कभी राजदरबार नहीं देखा, जो कभी किसी विश्वविद्यालय नहीं गया, वह न्याय शास्त्र, जुडिशरी और देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज को इतनी बारीकी से समझता है। चाणक्य के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया कि नियति ने उनके संकल्प को पूरा करने के लिए इस बालक को उनके सामने भेज दिया है। यही वह कच्चा लोहा था जिसे चक्रवर्ती सम्राट बनाना था। इस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए। वे उसकी बुद्धिमानी और निडरता की आखिरी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में आंखें डाली और कहा, चाणक्य, बालक, तुम न्याय तो बहुत अच्छा करते हो। मैं एक भूखा ब्राह्मण हूं, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? बालक चंद्रगुप्त बिना किसी झिझक के गर्व से सामने चल रही गायों की तरफ इशारा करते हुए, अवश्य ब्राह्मण देव,
आप सामने चल रहे गायों के इस विशाल झुंड में से जितनी चाहें गायें ले सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। चाणक्य उन्हें परखते हुए, लेकिन बालक, ये गायें तो तुम्हारी नहीं है, ये तो इस गांव के जमींदार की है। अगर मैं इन्हें ले गया और जमींदार ने मुझे पकड़ लिया या तुम्हें सजा दी, तब तुम क्या करोगे? बालक चंद्रगुप्त दृढ़ता से, ब्राह्मण देव, इस समय इस क्षेत्र का राजा मैं हूं, और एक राजा ने अगर आपको दान दे दिया तो उस दान पर उंगली उठाने की हिम्मत इस पूरे क्षेत्र में किसी की नहीं है। अगर कोई जमींदार या सैनिक आपके रास्ते में आया तो यह तलवार उसका रास्ता रोक देगी। वॉयस ओवर वीओ। चाणक्य का दिल जीत लिया था उस बच्चे ने। उस बच्चे के अंदर का क्षत्रिय जाग चुका था। चाणक्य ने तुरंत चंद्रगुप्त की मां मुरा का पता लगाया, जो नंद वंश के महल में कभी दासी हुआ करती थी और जिन्हें धनानंद ने अपमानित करके निकाल दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां को समझाया कि उनका बेटा कोई साधारण चरवाहा बनने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। मां की अनुमति लेकर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर वापस तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर निकल पड़े। यह सफर छोटा नहीं था, ये एक साधारण बालक के महामानव बनने का सफर था। तक्षशिला पहुंचते ही चंद्रगुप्त के जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। चाणक्य जानते थे कि धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त को सिर्फ एक अच्छा लड़ाका नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी कूटनीतिज्ञ बनना होगा। चाणक्य ने उसे तक्षशिला की सबसे क्रूर और कठिन भट्टी में झोंक दिया। सुबह सूर्योदय से पहले, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, चंद्रगुप्त का सैन्य प्रशिक्षण शुरू हो जाता था। उसे घुड़सवारी, रथ चलाना, हाथियों को नियंत्रित करना, गुप्त तीरंदाजी और मल्ल युद्ध की शिक्षा दी गई। दोपहर के समय जब शरीर थककर चूर हो जाता था, तब चाणक्य उसे अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, विदेशी भाषाएं और कूटनीति, डिप्लोमेसी पढ़ाते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त की मानसिक शक्ति को इस कदर फौलाद बनाना चाहते थे कि मौत को सामने देखकर भी उसकी सांसें न फूले। इसीलिए वे अक्सर उसकी जानलेवा परीक्षाएं लेते थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त को रोज रात को दिए जाने वाले भोजन में चुपके से थोड़ा थोड़ा जहर, विष मिलाते थे। चंद्रगुप्त को इस बात का पता नहीं था। इस धीमी जहर की खुराक का मकसद यह था कि चंद्रगुप्त का शरीर दुनिया के सबसे खतरनाक से खतरनाक विष के प्रति भी प्रतिरोधी, इम्यून बन जाए, ताकि भविष्य में अगर धनानंद का कोई गुप्तचर या विषकन्या उसे जहर देने की कोशिश करे तो उसका चंद्रगुप्त पर कोई असर न हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक राजा का केवल शरीर मजबूत होना काफी नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी पैनी होनी चाहिए कि वह दुश्मन के चलने से पहले उसकी अगली 10 चालों को भांप सके। करीब 7 से 8 सालों की इस घोर तपस्या के बाद जो चरवाहा लड़का कभी पत्थरों पर खेलता था, वे अब एक अजेय योद्धा, एक कुशल सेनापति और चाणक्य की उंगलियों पर नाचने वाला सबसे खतरनाक मोहरा बन चुका था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के जीवन का यह दूसरा अध्याय केवल एक कहानी नहीं है। ये हमारे आज के जीवन के लिए 3 सबसे बड़े मैनेजमेंट और लाइफ लेसन्स है। अपमान को रोकर मत गंवाओ, उसे अपनी ईंधन बनाओ। जब चाणक्य का अपमान हुआ तो उन्होंने महल के बाहर बैठकर रोने या छाती पीटने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने शांत रहकर उस अपमान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बना लिया। अगर आज आपकी कोई बेइज्जत करता है तो उससे लड़िए मत, शांत रहिए, अपनी शक्ति बढ़ाइए और अपनी सफलता से उसे कुचल दीजिए। सच्चे हीरे की परख, द विजन। एक लीडर वह नहीं है जो सिर्फ खुद काम करे, लीडर वह है जो भीड़ में से भी योग्यता को पहचान ले। चाणक्य ने एक गरीब चरवाहे में भारत का सम्राट देख लिया। अपने अंदर भी उस विजन को पैदा कीजिए। कठिन परिस्थितियों में ही फौलाद बनता है। अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य तक्षशिला की कठिन भट्टी में नहीं तपाते तो वह कभी धनानंद की लाखों की सेना का सामना नहीं कर पाता। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो समझिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी जीत के लिए ट्रेन कर रहा है। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको हिलाकर रख देगा। अब गुरु और शिष्य की यह जोड़ी तैयार थी मगध पर अपने पहले आक्रमण के लिए।
लेकिन क्या एक ब्राह्मण और एक युवा लड़का मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सेना को पहली बार में हरा पाएंगे? क्या होगा जब चाणक्य की पहली रणनीति बुरी तरह फेल हो जाएगी और चंद्रगुप्त को अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ेगा? कैसे एक बूढ़ी औरत द्वारा अपने बच्चे को गर्म खीर खाने की सीख से चाणक्य को अपनी सबसे बड़ी युद्ध रणनीति मिलेगी? ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे इस महासीरीज के अध्याय 3 प्रथम आक्रमण और रणनीतिक भूल में। अगर आपको चाणक्य का यह महाअपमान और प्रतिज्ञा की यह गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय हिंद, अखंड भारत। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगला अध्याय आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।